बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें जो है हम जो है सेट्स के हवाले से अभी तक बात कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखा कि एक सेट क्या होता है, ये कैसी कलेक्शन होती है, ठीक है। और हमने देखा कि फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स कौन कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देखी, और वो क्या मतलब सेट फाइनाइट कब होता है, सेट इन्फिनिट कब होता है, ये सारी बातें हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और फिर हमने देखा एक सेट का ऑर्डर क्या होता है, कोई से दो सेट इक्वलेंट कब होते हैं, कोई से दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी। अब आज हम अपने इस लेक्चर में क्या काम करने वाले हैं, हम जो है सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने जब नंबर्स पढ़े थे तो पिछले चैप्टर में नंबर सिस्टम पे हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, जिसमें पहला ऑपरेशन था एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस नंबर्स के ऊपर होते हैं। अगर अब हम चूँकि सेट्स की बात कर रहे हैं तो सेट्स पे कैसे ऑपरेशन होते हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। तो सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें से सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए यूनियन, या इसको आप लिख लें यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ all elements which are belong to A or B. Mathematically, या मैथमेटिकली से पहले आप देख लें कि इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इस तरह से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे बता सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें x पड़े होते हैं, कौन से x, सच दैट कि या तो x a में से हो और या तो x b में से हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारे पास क्या होता है। अगर a और b हमारे पास कोई से आर्बिट्रेरी दो सेट्स हैं, ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट a एंड b जो है इज द सेट। पहली बात तो ये कि ये एक सेट होगा, ए यूनियन बी भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो सेट होगा, इसका मतलब ए यूनियन बी के अंदर बी जो है एलिमेंट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कैसा सेट? जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े हों। किसके? कौन से एलिमेंट्स पड़े हों? विच आर बिलोंग टू ए, जो या तो ए के एलिमेंट्स हों या फिर बी के एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो इतनी यहां तक की बात से हमें क्या पता चलता है कि जो दो सेट्स का यूनियन होता है ना, लेट्स सपोज ए और बी का जो यूनियन है वो क्या है, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें तो वो उन दोनों सेट का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अब यहां पे बात ये जो सेट की हमने की, तो सेट कहने की वजह से ये भी तो हो सकता है ना कि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, तो वो एलिमेंट्स जो है अगर हम इकट्ठे करके लिखें तो ए और बी के जब एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएं जो रिपीट हो रहे हों। मतलब जो ए में पढ़े थे और बी में पढ़े थे, जब हमने उनकी कलेक्शन को कंबाइन करके लिखा ए और बी की,
तो वो एलिमेंट्स रिपीट हो गए। अब एलिमेंट्स रिपीट हो गए तो आपने नहीं लिखने, आपने एक दफ़ा ही लिखना है। जो एलिमेंट रिपीट हो जाए उसको एक दफ़ा ही लिखना है यूनियन में। क्यों? क्योंकि यूनियन भी एक सेट है और सेट में डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड कलेक्शन पड़ी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम्पल से हम इसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आपने ये इसको क्लियर करना है कि ए यूनियन बी क्या है, कि ये एक सेट होता है। कैसा सेट? जिसमें तमाम एलिमेंट्स पड़े होते हैं। कौन से? जो या तो ए में पड़े हों या फिर बी में पड़े हों। क्लियर है जी? और अगर इसको मैथमेटिकली हमने देखना हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। इसमें एक्स पड़े होते हैं। कैसे एक्स? आगे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि या तो वो ए में पड़े हों एक्स या फिर बी में पड़े हों। ठीक है? जैसे अक्सर आपको जो है, आप पेपर देने जाएं इंग्लिश के पेपर में या उर्दू के पेपर में पता लिखा होता है कि एप्लीकेशन लिखें और लेटर लिखें, या एप्लीकेशन और लेटर में से आप फिर एक काम करते हैं। इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि दोनों में हो। हमने कहा कौन से एक्स इसमें आएंगे, चाहे वो एक्स इससे बिलोंग कर रहे हो या इससे बिलोंग कर रहे हो, वो यूनियन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसकी हम अब देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में अगर मैं एक सेट ले लूँ ए, वो है मेरे पास लेट्स सपोज 1 2 3, और एक मैं सेट ले लूँ बी जो मेरे पास है जी 4 और 5। तो अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी फाइंड आउट करें, तो स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने अभी आपको क्या कहा, ए यूनियन बी क्या है? आपने ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। वो जो सेट होगा वो आपके पास ए यूनियन बी होगा। ठीक है? तो देखिएगा ए के एलिमेंट्स क्या हैं उनको लिख लें पहले 1 2 3, और आगे बी के एलिमेंट्स लिख लें, वो क्या है 4 और 5। तो देखें ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये है ए यूनियन बी। अब चेक कर लें कोई एलिमेंट दो दफ़ा तो नहीं लिखा गया। 1 2 3 4 5 हर एलिमेंट एक एक दफ़ा ही लिखा हुआ है। तो फिर ये क्या होगी आपके पास? ये आपके पास जो है यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा ज़रा। एग्जाम्पल में ये है कि ए हमारे पास जो है वो है 1 2 3, और बी आपके पास जो सेट है वो है 2 3 4। लेट्स सपोज ये दो सेट्स हैं, और अब आपको कहा गया ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो ये ए के एलिमेंट्स 1 2 3 आ गए। अब बी के एलिमेंट्स अगर आप लिखेंगे तो ये 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 और 4। तो अगर हम ये चेक करें कि क्या ये कंबाइन करके तो हमने लिख दिए, क्या ये सेट है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें 2 भी 2 दफ़ा आ गया, 3 भी 2 दफ़ा आ गया। तो सेट में तो रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 को हमने एक दफ़ा लिखना है। तो ये 2 और 3 ये वाले हम रिमूव कर देंगे। ठीक है? अब ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास ए यूनियन बी हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी का। ठीक है? ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करती है जिस तरह एडिशन काम करती है नंबर्स के ऊपर, यूनियन काम करती है सेट्स के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा ऑपरेशन। ये तो यूनियन था। नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन of set A and B is the set of elements। कौन से एलिमेंट्स का सेट है? which belong to both A and B। जी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन दो सेट्स की क्या है? लेट ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है? तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी?
वो एक सेट होगा, इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? जो विच बिलोंग टू बोथ। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। वहां पे हमने कहा था विच बिलोंग टू ए और बी, चाहे ए से बिलोंग करे चाहे बी से बिलोंग करे, यूनियन में आ जाएगी। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? जो ए और बी दोनों के अंदर पड़े हो। समझ रहे हैं बात? अब इससे क्या मुराद है कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा जो ए और बी का कॉमन होगा। मतलब ए में भी 2, अगर ए में 2 पड़ा है तो बी में भी 2 होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो इसको डिनोट हम करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसको अगर लिखें हम तो वो क्या होगा वो देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें भी एक्स पड़े हैं, सच दैट आगे प्रॉपर्टी बताएंगे कैसे एक्स। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का क्या मतलब है? और का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया कि ये कर लें या फिर ये कर लें। जिस तरह आप इंग्लिश का अगर पेपर दें तो वहाँ पे लिखा होता है ऐसे और समथिंग, नीचे कुछ लिखा हो तो आप कहते हैं दोनों में से कोई एक कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एंड। एंड का मतलब वो वाले एक्स यहाँ पे आएंगे जो ए में भी पड़े हों एंड बी में भी पड़े हों, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और डिफरेंस का पता चला होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो एग्जांपल में वही मैं ए इज इक्वल टू कोई सेट लिख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू सेट लिख लेता हूँ मैं 3 4 एंड 5। अब अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो एक सेट होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो ए और बी के कॉमन होंगे, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो 1 ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 जो है, गौर कीजिएगा, 3 ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में एक तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 बी में है ए में नहीं है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आ जाएगा। इसी तरह ही अगर एक और एग्जांपल ले लें तो उसमें हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट लिख लेते हैं b विच इज इक्वल टू 4 5 एंड 6। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो स्टूडेंट्स देखिएगा 1 इसमें मौजूद है इसमें नहीं है, 2 इसमें, क्या a और b का कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है जो a में भी हो b में भी हो? नहीं मिल रहा। ठीक है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन खाली सेट होगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? ये होता है हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कोई से दो सेट्स को हम कब कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट्स जो है वो क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई से दो सेट्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाए, तो ऐसे सेट को हम, ऐसे दोनों सेट्स को हम बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। मतलब इस बात का क्या कि अगर आपके पास कोई से दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो, तो इस तरह के सेट्स क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। Let A and B be two sets, then A and B is said to be disjoint sets if
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि खाली सेट। क्या बात की हमने, अगर आपके पास ए और बी कोई से दो सेट्स हैं तो ए और बी जो हैं वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कब कहलाएंगे, अगर उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी। एग्जाम्पल में आप ए एक सेट ले लें अगर 1 2 और 3, और अगर आप एक बी सेट ले लें 4 5 एंड 6, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्टी नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स, सेट ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स, सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं, इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो इनमें कुछ कॉमन तो नहीं ना आएगा, तो ये भी एक डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह ही आप अगर सेट ऑफ वॉवल्स और सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू और बाकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लें वो भी एक एम्प्टी सेट आ रहा है, तो ये भी एक डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, let A and B be two sets, then A and B is said to be overlapping sets if A intersection B is not equal to empty। ठीक है, पहली बात क्या लगाई हमने कि A और B जो हैं वो कोई से दो सेट्स हैं, तो ये A और B जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। कब, पहली कंडीशन कि उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। मतलब क्या कि वो दोनों डिसजॉइंट ना हो। अगर तो वो डिसजॉइंट है फिर वो ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होंगे किसी सूरत में भी। ठीक है, अब वो कब जो है ओवरलैपिंग हो गए, पहली कंडीशन वो डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इसको आप इस तरह से कंडीशन बना के बेशक लिख लें। नंबर 1 कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और दूसरी कंडीशन लिख लें बट neither is the subset of the other। स्टूडेंट्स इस दूसरी कंडीशन का क्या मतलब है, गौर कीजिएगा। पहली कंडीशन में हमने कह दिया कि वो डिसजॉइंट ना हो। अगर कोई सेट डिसजॉइंट नहीं है, मतलब उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि ए इसका सबसेट होगा। अगर ए इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा तो ऑब्वियसली जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन हिस्सा जो है हमारे पास वो ए आ जाएगा। अगर बी जो है वो ए का सबसेट होगा तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट फिर ए बी का बी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब वो कह रहा है कि पहली बात ये कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, और दूसरी बात ये कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। बट नाइदर इज द सबसेट ऑफ द अदर, ना ही ए बी का सबसेट हो ना ही बी ए का सबसेट हो। अगर कोई दो सेट्स ये दोनों कंडीशन को जो है वो फुलफिल करते हैं तब हम कहेंगे कि ये दो सेट्स हमारे पास क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, ए और बी दो सेट्स जो हैं वो कब कहलाएंगे आपके पास कि वो ओवरलैपिंग हैं। नंबर 1 अगर वो डिसजॉइंट हो, नंबर 2 दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिएगा, अगर आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 3 4 एंड 5 है,
अब देखते हैं कि क्या ये जो है ओवरलैपिंग है कि नहीं। पहले तो इनकी इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई हमारे पास, नॉन एम्प्टी आ गई। कोई ना कोई एलिमेंट तो मिल गया ना, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें हमने देखनी है कि इसमें हमारे पास क्या ए बी का सबसेट तो नहीं। तो ए बी का सबसेट कब होगा, अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर पड़ा हो। तो ए में 1 है जो बी के अंदर नहीं है। एक कंडीशन में एक भी चीज एलिमेंट मिल गया जो बी के अंदर नहीं है तो वो सबसेट की फिर बाकी के लिए हम चेक नहीं करेंगे। इसी तरह ही ए इसका मतलब बी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 ए में पड़ा है बी में नहीं मौजूद। अब बी के लिए चेक करते हैं, 3 बी में मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 4 बी में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ना ही ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। तो फिर अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है और उनकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है, तो फिर ये ए और बी क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे ना। तो यहां से फिर आप कह देंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये समझ आई होगी ओवरलैपिंग सेट्स की। फिर भी अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका पॉजिटिवली आंसर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट या चले कंप्लीमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंस देखेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी एनी सेट and U is universal set। ए कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है जिसका आपने कंप्लीमेंट डिफाइन करना है, और बी कोई यू जो है वो कोई यूनिवर्सल सेट है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट को जरा गौर से सुनिएगा क्या होता है। किसी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच को स्टडी करने के लिए हम एक फिक्स सेट के एतबार से बात करते हैं। ठीक है, जैसे जब हम रियल एनालिसिस को पढ़ते हैं तो हम रियल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट कह देते हैं और हर सेट को उसके एतबार से चेक करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि फिर हम जिस सेट को भी लेके उसके ऊपर स्टडी करेंगे तो वो रियल नंबर्स का सबसेट ही होगा। ठीक है, इसी तरह ही आपके इस लेवल पे फर्स्ट ईयर के लेवल पे जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स को आपने यूनिवर्सल सेट मान लेना है और हर सेट जो आप लेके जिसको डिस्कस करेंगे वो होल नंबर्स का सबसेट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे रियल नंबर्स नहीं कह रहा, रैशनल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपके पास आपके इस लेवल पे जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट ऑफ होल नंबर्स होगा। आप जिस सेट को भी लेके कुछ भी डिफाइन करेंगे वो होल नंबर्स का सबसेट ही होगा। ठीक है, तो यू जो है ये कोई भी आर्बिट्रेरी, अभी हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए कोई सेट है, तो सुनिएगा जरा यहां पे, देन कंप्लीमेंट ऑफ set A is denoted by या तो A प्राइम से डिनोट करेंगे, ठीक है, और या फिर इसको हम डिनोट करते हैं AC, इस तरह सुपरस्क्रिप्ट में C लिख देते हैं। ठीक है, दो तरीकों से कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं, या तो A प्राइम लगा देते हैं या A की सुपरस्क्रिप्ट में C लगा देते हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज क्या होगा जी, देखिएगा, A कंप्लीमेंट यानी कि A प्राइम इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास जो है वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, X पड़े होंगे। फिर हम वही सेट बिल्डर नोटेशन की तरह से जो है इसको डिफाइन कर रहे हैं। ए कंप्लीमेंट में एक्स पड़े हैं, कैसे एक्स, जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हों। ठीक है, एंड ए से बिलोंग ना करते हों। अब आप लोगों को इस बात का तो पता है ना, यूनिवर्सल सेट क्या है, एक बड़ा सेट है जिसके एतबार से हमने मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को स्टडी करना है। और ये ए क्या है, ये ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा।
जो भी हम ए बी सी डी वट एवर लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हमने बात की, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, वो वाले एक्स इसमें आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाला पोर्शन निकाल दें, बाकी जो पोर्शन बचेगा वो सारा का सारा ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बात को आपने फॉलो किया। अभी हम एग्जांपल करते हैं, मज़ीद क्लियर होगी। देखिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास जो है एक सेट है ए विच इज इक्वल टू 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट मैंने आपको अभी बताया, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है अभी आपके इस लेवल पे, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट को यू को कंसीडर कर लूँ 0 1 2 अप टू सो ऑन, जिस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट ना दिया हो आपने सेट ऑफ होल नंबर्स कंसीडर कर लेना है, जिसमें दिया गया हो उसमें आपने उसके एतबार से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो इसमें मैंने ये कंसीडर किया है एग्जांपल में, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सल सेट आपको अगर दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपने यही यूज करना है। तो फिर क्या है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यही हमने बात की ना, यू में से ए वाला पोर्शन निकाल देना है, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, u क्या है हमारे पास 0 1 2 अप टू सो ऑन, माइनस a क्या है 1 2 और 3, यानी कि इस u वाले सेट में से आपने 1 2 3 जो है इसको माइनस कर देना है, बाकी जो बचे वो लिख देना है, ठीक है। तो फिर आपके पास a कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, a कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा, एक तो 0 आ गया, अब ये 1 ये डेल हो जाएगा क्योंकि इसमें मौजूद है, 2 भी डेल हो जाएगा और 3 भी डेल हो जाएगा, तो यानी कि उसके अगला नंबर फिर क्या आएगा 4 5 अप टू सो ऑन। ले जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कंप्लीमेंट आ गया। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर ए कंप्लीमेंट क्या हुआ, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट का कंप्लीमेंट निकालना है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सेट का जो है वो कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट अब हम बात करते स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने यूनिवर्सल सेट बोला ना, इसको हम यूनिवर्सल डिस्कोर्स भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल डिस्कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए and b is denoted by a minus b और b minus a। यानी कि अगर आपके पास a और b कोई से दो सेट्स हैं तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b जो है वो हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, a माइनस बी लिखते हैं या b माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। यहां पे मैं दो केसेस डिस्कस करूंगा कि a माइनस बी क्या होता है, कैसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और b माइनस ए कैसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, a माइनस बी कंटेन्स all the elements of A which are not the elements of B। यानी कि A माइनस बी जो है वो कैसे एलिमेंट्स को रखता है, जो कि A के सारे एलिमेंट्स को रखेगा, लेकिन शर्त यहां पे लगा रहा है कि वो B के एलिमेंट्स ना हो। मतलब यहां पे
अगर आप a माइनस बी की बात करते हैं, लेट्स सपोज, तो एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज आपके पास 1 2 3 है और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 and 4 आ जाएगा। अब अगर आपने a माइनस बी को डिस्कस करना हो तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या है a माइनस बी। ए माइनस बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। आगे कहता है विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी, जो बी के एलिमेंट्स ना हो। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ए के, ये भी बी का एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट जो है 1 ये भी नहीं है, लेकिन 3 जो है ए का एलिमेंट वो बी का एलिमेंट बी है। इसका मतलब 3 जो है वो शामिल नहीं होगा ए माइनस बी में, और बाकी क्या बच गया, 1 और 2 ए माइनस बी के अंदर शामिल होंगे। स्टूडेंट समझ आई इस बात की, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी होता है या बी माइनस ए होता है। अभी हमने सिर्फ ए माइनस बी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम देखते हैं बी माइनस ए क्या होता है। तो देखिएगा मैं यहीं पे कर रहा हूं, बी माइनस ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि जो पहला सेट है ना उसके एतबार से आपने चेक करना है, पहले सेट में से दूसरे सेट में, अगर पहले सेट में जो है अगर दूसरे सेट का कोई एलिमेंट आ रहा है ना वो आपने माइनस कर देना है, बाकी सारा पहला सेट वैसे का वैसे लिख देना है। अगर आपका पहला सेट और दूसरा सेट जो है ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब फिर तो कोई इनमें एलिमेंट एक दूसरे का नहीं ना आ रहा होगा, तो फिर ये पहला सेट पूरा का पूरा ही आ जाएगा बी माइनस ए में, ठीक है। तो फिर बी माइनस ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट्स ना हो, मतलब बी में से अब आपने ए को माइनस करना है। तो अगर यहीं पे हम करें, गौर कीजिएगा, बी माइनस ए, ये मैंने ए माइनस बी लिखा, बी माइनस ए अगर हम करें तो अब बी के एतबार से चेक करना है, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये देखिए, बी माइनस ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4, इनमें से देखें कोई ए का एलिमेंट तो नहीं है, ये देखें 3 ए में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब 3 नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया 4। तो बी माइनस ए में क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इन केस ऑफ सेट्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये एक ही चीज नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर पॉजिटिवली आंसर करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।